Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well and good. I am Arpit Chaturvedi and I am here with another series. हम लोग बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में. एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिसमें अपकमिंग CSIR एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यूनिट 12 एंड 13 डील करेंगे. ओके और आई नो कि लास्ट टाइम या जो बार की सीरीज बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं रह पाई थी. दिस टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप वीडियो लाइक रेगुलर, टू कीप माई सेल्फ रेगुलर, और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके ये यूनिट दोनों कवर करने की. इसके साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी पे भी काफ़ी बच्चे कह रहे थे, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. बहुत ही अच्छी यूनिट है और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. ज़रूरी ये होता है कि हम लोग यूनिट को एज मतलब ये नहीं देखें कि इसको हमें कंप्लीट करना ही करना है. उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ज़रूरी है कि हम उन पॉइंट्स को ज़रूर कवर करें, उन एरियाज़ को ज़रूर कवर करें. और उसमें से मैं शुरू कर रहा हूँ क्रिस्पार कैस सिस्टम से, या ये कह लें क्रिस्पार कैस सिस्टम से. मैंने क्यों चूज़ किया इस टॉपिक को, क्योंकि इस बार के एग्जामिनेशन में क्रिस्पार कैस9 टेक्निक से क्वेश्चन आए थे. ये ऐसी टेक्निक है जो जल्दी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, समझ में नहीं आती है, कुछ दिक्कत है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है. नई टेक्निक है, अभी 2019 में ही इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, है ना. तो ये ना कि थोड़ी सी नई टेक्निक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बार में आया है तो क्वेश्चन CSIR में भी आएगा, है ना. कुछ ना कुछ तो इनका आपस में रिलेवेंस है, या कुछ तो कुछ है जो इनका क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं. टॉपिक्स लगभग वही रहते हैं, है ना. तो क्रिस्पार कैस सिस्टम हमारे लिए समझना ज़रूरी है. मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, और आराम से फिर आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो. कोई दिक्कत होती है, बच्चे आराम से एक दूसरे का जवाब देते हैं, तो आप वहाँ पे उसके बारे में बात कर सकते हो. ओके, तो देखते हैं आखिर क्रिस्पार कैस सिस्टम क्या है, कैसे इसमें हम चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कहाँ ये देखने को मिलता है. तो बेसिकली हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट अगर शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो क्रिस्पार है, ओके, क्रिस्पार इसका फुल फॉर्म क्या है. क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि क्रिस्पार पूरा नाम है कि आधा नाम है. तो अगर हम क्रिस्पार के फुल फॉर्म को देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा दैट क्रिस्पार इज एक्चुअली क्लस्टर्ड, क्रिस्पार इज एक्चुअली clustered regularly interspaced short palindromic repeats. अब क्या है ये क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स? ये फुल फॉर्म होता है क्रिस्पार का, है ना. तो ये क्या है? क्लस्टर्ड का मतलब कि जाहिर सी बात है कि एक साथ क्लस्टर में रह रहे होंगे, ठीक है, एक साथ क्लस्टर में रह रहे होंगे, झुंड बना के रह रहे होंगे. जिन भी जीन्स की, जिन भी सीक्वेंसेस की हम बात करने वाले हैं, कहाँ? DNA पर. किसका DNA? बैक्टीरियाज का DNA. कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है. रेगुलरली, है ना, इंटरस्पेस्ड, यानी कि इन सीक्वेंसेस के बीच में. कौन से सीक्वेंस? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? जिनको आप इधर से पढ़ो, लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, दोनों, या हम ये कह लें लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, दोनों हमको सेम मिले. इस तरीके के रिपीट्स जो सीक्वेंस हमको देखने को मिल रहे हैं, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो देखने को मिल रहे हैं DNA में, उनके बीच में रेगुलरली हमको स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है. रेगुलर हमको स्पेस देखने को मिल रहा है. इस तरीके से सीक्वेंसेस जो हैं अरेंज्ड हैं, और उसके कई सारे रिपीट्स हैं, ऐसे रिपीट्स जो कि एक क्लस्टर बना रहे हैं, है ना. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का हमको DNA देखने को मिलेगा. कैसा? ओके, इसके बीच में ये हैं हमारे सारे शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. इसके बीच में हमारा है स्पेसर.
स्पेसर क्या है? स्पेसर वो सीक्वेंसेस हैं जो कि इन रिपीट्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ये बीच में ब्लू हैं स्पेसर्स, और ये रेड वाले सीक्वेंसेस जो हैं ये हैं हमारे क्या? ये हैं हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो इनका क्लस्टर बना हुआ है। ये रिपीट्स हैं जो कि हमको देखने को मिल रहे हैं डीएनए में, और ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का पूरा जो क्लस्टर है वो बनके तैयार होकर सामने आ रहा है। अब ये चीज़ क्या है, ये क्यों मिल रही है? हमें ये समझ में आ गया कि क्रिस्पार क्या होता है। हम कैस का भी फुल फॉर्म यहीं पे देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर ये क्या है। कैस का फुल फॉर्म अगर हम देखने की कोशिश करें तो कैस का फुल फॉर्म होता है क्रिस्पार एसोसिएटेड जीन्स या क्रिस्पार एसोसिएटेड प्रोटीन। क्रिस्पार एसोसिएटेड जीन्स और क्रिस्पार एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है, ये हम इसको कहते हैं कैस। तो क्रिस्पार कैस सिस्टम यही है। क्रिस्पार खुद में क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है, और कैस क्रिस्पार से एसोसिएटेड जो जीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो है, ठीक है। तो ये हो गई, हमको ये पता चल गया कि ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, है ना। अब हमको ये पता करना है कि ये हमें कहाँ मिलता है और क्यों मिलता है। तो अगर हम कहाँ मिलता है की बात करें, यानी कि कहाँ हम इसको देख पाएंगे क्रिस्पार, तो ये हमको देखने को मिलता है बैक्टीरियाज में। कौन से बैक्टीरिया? जनरली जो आर्की बैक्टीरिया है हमारे पास, जनरली जो आर्की बैक्टीरिया है हमारे पास, उसमें ऑलमोस्ट 90% आर्की बैक्टीरिया हमको ये देखने को मिलता है, या वो इसको यूज़ करते हैं। और यू बैक्टीरियाज जो हैं उसमें हमको ऑलमोस्ट 40% यू बैक्टीरियाज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप बात करो कि ये है क्या, क्रिस्पार कैस9 टेक्नोलॉजी या क्रिस्पार कैस9 नेचुरली क्या है। तो क्रिस्पार कैस9 एक तरीके का इम्यून सिस्टम है, या हम ये कह लें ये ऐसा सिस्टम है जो कि इन बैक्टीरियाज को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इम्यून सिस्टम है तो इसका मतलब कोई ना कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ता होगा या फॉरेन सिस्टम से लड़ता होगा। अब वो फॉरेन सिस्टम यहाँ पे क्या है? वो फॉरेन सिस्टम यहाँ पे है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये कोई हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नेचुरली हमको देखने को मिलती है बैक्टीरियाज में, है ना। और वहां से ये टेक्नोलॉजी आई जिसको हम अब यूज करने लगे हैं जीन एडिटिंग के लिए, है ना। लेकिन क्या है उसका बेसिक, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम, या हम ये कह लें इम्यून सिस्टम का एक पहलू है ये, उसको डेवलप करता है ताकि बैक्टीरियाज जो है वो बैक्टीरियोफेज से बचे रहें। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस infecting bacterias, those viruses that infect bacteria are called as bacteriophages, है ना। अब हमको पता है कि क्या करते हैं, वायरस जो हैं, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, ये बैक्टीरिया के सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं और अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इंसर्ट करा देते हैं। कहाँ? बैक्टीरिया के अंदर। अब वो न्यूक्लियर मटेरियल या तो फ्रीली रिप्लिकेट कर सकता है, फ्रीली खुद को आगे बढ़ा सकता है, या इंटीग्रेट कर सकता है किसके साथ? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि बैक्टीरिया कैसे पहचाने कि जो डीएनए आया है वो वायरस का है, और कैसे उसे किल करे, है ना। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, उनका भी काम यही होता है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वायरस का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कौन सा है और हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है वो कौन सा है, तो कैसे किल किया जाए। या हम ये कह लें कि अगर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया के पास पहले से हैं वो इस लायक ही नहीं है कि उसको तोड़ पाए, उसे किल कर पाए, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमको किसकी? एक ऐसी सीक्वेंस की, या मैं कह लें ऐसी टेक्नोलॉजी की जो वायरसेस के पास खुद से है, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो आ रहा है उसके पास खुद से है। जैसे कि आप सभी लोगों ने एक्वामैन देखी होगी, है ना। एक्वामैन सबने देखी होगी। तो एक्वामैन के आप देखते हो कि जितने भी जो मतलब अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं वहाँ पे ज़मीन पे, तो उनके जितने भी मतलब वो हैं क्या कहते हैं हथियार, जैसे वेपन्स जितने हैं,
आपकी बंदूक हो गई, आपकी जितने भी मतलब सोल्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो वो एक्वामैन को नहीं मार पाती। या जितने लोग नीचे रहते हैं पानी वाले, अपने उस एरिया के नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जहाँ पे वो जो उन लोग का हिडन अपना वर्ल्ड होता है, तो वहाँ से वो लोग निकल के आते हैं, उन्हें वो मार नहीं पाते, है ना। क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि उनके हथियार उन पे काम ही नहीं करते हैं। और फिर जो एक वो ज़मीन पे रहने वाले आदमी को आके वहाँ से वो अपने हिडन वर्ल्ड से, अपने वाटर वर्ल्ड से अपने वेपन्स देते हैं कि जाओ इस वेपन को यूज़ करो और एक्वामैन को मार दो, तुम तब मार पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। तो होता क्या है, जहाँ से आदमी आया है उसका वहीं का हथियार यूज़ करके उसको मारते हैं, वहीं का वेपन यूज़ करके उसको मारते हैं। अगर ऐसा हम ना करें तो हम उसे नहीं मार पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही इस तरीके के सिस्टम में, क्रिस्पार-कैस सिस्टम में, हम जो वायरस आता है उसके डीएनए का ही पार्ट लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको यूज करके हम तब उसको अपने जो वायरस आ रहा है, यानी कि उस डीएनए के पार्ट को यूज करके हम वायरस के न्यूक्लिक एसिड को किल करते हैं या उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का, जो हमारा वायरस है उसका ही न्यूक्लियर मटेरियल यूज करके उसके ही न्यूक्लियर मटेरियल को डिटोरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम जो हमारा बनता है, इसको हम कहते हैं क्रिस्पार-कैस सिस्टम। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। होता क्या है, अब इसको आप देखने की कोशिश करो, है ना। इसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप में आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। स्टेप्स की अगर आप बात करो तो नंबर 1 जो स्टेप है वो क्या, सबसे पहले अगर आपको डीएनए चाहिए, किसका डीएनए चाहिए आपको डीएनए चाहिए जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा फॉरेन और डीएनए आ रहा है, फॉरेन न्यूक्लिक एसिड आ रहा है वायरस का, आपको वो चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप का नाम होता है एडेप्टेशन फेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, कहाँ जाना है, आपको जाना है उस फॉरेन डीएनए के पास जो अभी अभी एंटर किया है। उस फॉरेन डीएनए से आपको एक छोटा पार्ट कट करना है, आपको एक छोटा पार्ट लेना है और फिर उस छोटे पार्ट को लेके आपको आना है और कहाँ पे लगा देना है, आपको लगा देना है स्पेसर एरिया में। अब ये स्पेसर एरिया क्या होता है, ये स्पेसर एरिया वही एरिया है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ये ठीक है, ये हमारा स्पेसर है। इस स्पेसर एरिया में हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐड करवा देते हैं, इंटीग्रेट करवा देते हैं। किसको, जो डीएनए सेगमेंट हम वहां से लेके आए हैं। स्पेसर एरिया में कैसे पता चलता है कि यही स्पेसर एरिया है, क्योंकि ये जो क्रिस्पार है हमारे पास, यानी कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, जो रिपीट्स हैं, वो हमें बताते हैं कि हाँ यही क्रिस्पार वाला एरिया है। यहाँ पे तुम ऐसा करो, यहाँ पे ये जो बीच का एरिया है इन रिपीट्स के इधर उधर, यानी कि लेफ्ट रिपीट के और रिपीट के राइट, इसके जो बीच का एरिया है ये स्पेसर है, इसमें तुम डीएनए इंटीग्रेट करवा दो, ठीक है। और वहां पे डीएनए इंटीग्रेट करवा दिया जाता है। इन स्पेसर की अगर हम बात करें कि ये स्पेसर हमको कितने बड़े मिलते हैं अराउंड, तो जो हमारे क्रिस्पार होते हैं ये वाले, ठीक है, इनका साइज होता है अराउंड 23 to 47 बेस पेयर। और जो हमारे स्पेसर सीक्वेंसेस हैं, स्पेसर सीक्वेंस का जो साइज होता है वो होता है 21 to 72 बेस पेयर, ठीक। स्पेसर सीक्वेंस हमारे इतने बड़े हो सकते हैं। तो ये हम करते हैं किसमें, स्पेसर सीक्वेंस में इंटीग्रेट करवा देते हैं। अब एक बार स्पेसर सीक्वेंस में इंटीग्रेशन हो गया, तब दूसरा फेज हमारे पास आता है या दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करवाते हैं। किसका एक्सप्रेशन, इस डीएनए का एक्सप्रेशन। और डीएनए के एक्सप्रेशन करवा के हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन बनाते हैं। मैच्योरेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब हो क्या रहा है, इस क्रिस्पार के पास ही हमको यहाँ पे और जीन्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम कहेंगे कैस जीन्स, यानी कि क्रिस्पार एसोसिएटेड जीन्स। ऐसे जीन्स जो कि इस एरिया में काम करेंगे या इस एरिया के साथ काम करेंगे, वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे, यानी कि वहां से प्रोटीन बनेंगे और उसके बाद यहां से बनेगा आरएनए, ठीक, यहां से बनेगा आरएनए।
यहाँ से एक्सप्रेस होगा, आरएनए बनेगा। अब इस आरएनए में सीक्वेंस कौन सा है? इस आरएनए में वो सीक्वेंस है जो हम फॉरेन डीएनए से या फॉरेन न्यूक्लिक एसिड से लेके आए थे, है ना। फॉरेन डीएनए से, फॉरेन न्यूक्लिक एसिड से हम जो लेके आए थे, यहाँ पे वो सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को क्या करेंगे हम? इस सीक्वेंस को हम ले लेंगे, कहाँ? एक्सप्रेस करवा के, और फिर इन कैस प्रोटीन के साथ, जो कि कैस जीन से एक्सप्रेस होके आए हैं, उनके साथ इनका एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अब आपके पास तैयार है, ठीक है। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अब आपके पास तैयार है। आप इसको अब क्या करोगे? अब आप इसको यूज करोगे किस चीज के लिए? रिकॉग्निशन के लिए एंड किलिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड फेज है इंटरफेरेंस फेज। इंटरफेरेंस फेज। तो यहां पे क्या होता है? हमारे पास जो कैस प्रोटीन्स हैं, इन कैस प्रोटीन्स में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंडो राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है या इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, डीएनए और आरएनए के हिसाब से, ठीक है। तो ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ जाते हैं, और जो फॉरेन डीएनए है, आपको पता है कि इस तरीके से फॉरेन डीएनए या फॉरेन आरएनए होगा, उसको ये पार्ट रिकॉग्नाइज करेगा। कौन सा पार्ट रिकॉग्नाइज करेगा? जो अभी हमने एक्सप्रेस करके आरएनए बनाया है, और उसके साथ ही हमारे जो कैस प्रोटीन्स होंगे, ये हमारा आरएनए है और इसके साथ हमारे कैस प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएटेड हैं, और ये कैस प्रोटीन्स के पास है राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये कैस प्रोटीन्स क्या करेंगे? ये कैस प्रोटीन्स क्या कर देंगे? इसको यहां से क्लीव कर देंगे, और क्लीव करके ये टूट जाएगा, डिटेरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फॉरेन डीएनए का जो खतरा था वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जो आपके जो पार्टिकल थे, जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके की टेक्निक यूज करके हमने उसको किया पूरा। कैसे? एडेप्टेशन, एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ने अपना डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए एंटर किया, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए जब एंटर किया इसने, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पे सबसे पहले ऐसा क्या देखने को मिल रहा है? तो कैस प्रोटीन्स आए जो कि पहले से एक्सप्रेस थे, उसने इस डीएनए का छोटा सा पार्ट लिया और फिर उसको ले गए और स्पेसर सीक्वेंस में ऐड करवा दिया, ठीक है। स्पेसर सीक्वेंस में ऐड करवा दिया, वहां पे हुआ ट्रांसक्रिप्शन, और उस स्पेसर सीक्वेंस से हमारे पास निकल के आया एक आरएनए, ठीक है। एक आरएनए जिसको हम सीआर आरएनए भी बोल देते हैं या क्रिस्पार आरएनए भी बोल देते हैं, ठीक है। वो आरएनए निकल के आया और वो कैस प्रोटीन के साथ एसोसिएट हुआ। जब ये कैस प्रोटीन के साथ एसोसिएट हुआ तब हम इसको कह रहे हैं कैस सीआर आरएनए कॉम्प्लेक्स या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कैस सीआर आरएनए कॉम्प्लेक्स क्या करता है? वायरल डीएनए को टारगेट करता है। कैसे करता है? इसी सीक्वेंस को यूज करके, ये देख रहे हैं आप, इसी सीक्वेंस को यूज करके वायरल डीएनए को टारगेट किया जाता है और फिर यहाँ पे इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, बेसिकली क्लीव कर दिया जाता है वायरल डीएनए को, और वायरल डीएनए का काम वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन डीएनए से बचा जा सकता है, इस तरीके से इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है ना। बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक छोटा सा चीज और है हमारे पास, और वो है टाइप्स। हमको क्रिस्पार सिस्टम के कुछ टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स का क्रिस्पार सिस्टम हमको देखने को मिलता है। टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 2। अब आप कहोगे इनमें ऐसा क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटी सी चीज और होती है। क्या है वो छोटी सी चीज? जो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए है ना, या हम ये कह रहे हैं जो हमारा फॉरेन डीएनए है, इस पे जब ये ये हमारा राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है ये क्लीव करने जाता है, तब सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस के साथ साथ, या हम ये कह लें सिर्फ नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस के साथ साथ, एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं पैम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैम। पैम का फुल फॉर्म होता है प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट
प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। तो बेसिकली ये जो पैम है ये वो एरिया होता है जहां से हम वो डीएनए का सीक्वेंस निकाल के लाए थे, उसके जस्ट पास वाला एरिया, ठीक है। उसके जस्ट पास में एक सीक्वेंस है, एक मोटिव है जो हमको डीएनए में देखने को मिल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव। प्रोटोस्पेसर क्यों? क्योंकि स्पेसर हम यहीं से निकाल के ले गए थे, तो प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव। तो जो 3 टाइप हैं उनमें से जो हमारे 2 टाइप्स हैं वो क्या करते हैं, इस पैम को यूज करते हैं, यानी कि जब तक उन्हें ये पैम नहीं मिलता तब तक वो क्लीव नहीं करते। तो वो जाते हैं अपना सीक्वेंस लेके, उसके साथ अटैच होते हैं, पैम को देखते हैं, अगर पैम होता है तो वहीं पे क्लीव कर देते हैं। ये एक एडिशनल हम ये कह लें कि मतलब बचने का तरीका है कि कहीं हम अपना ही डीएनए ना क्लीव कर दें, अगर ऐसा सीक्वेंस हमारे अपने डीएनए में मिल जाए, ठीक है। तो ये एक एडिशनल यहाँ पे रेगुलेशन जो है वो डाला गया है पैम के साथ। तो जो टाइप 1 है हमारा, ठीक है, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क यह है कि अलग अलग कैस प्रोटीन्स यूज होते हैं इनमें। टाइप 1 जो है ये टाइप 1 पैम डिपेंडेंट होता है, पैम डिपेंडेंट। ये पैम इंडिपेंडेंट होता है टाइप 3। ठीक, और ये टाइप 2 पैम डिपेंडेंट होता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके बाद हमको ऐसा क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन? जो हमारा न्यूक्लियस की तरह काम करता है, जो हमारा न्यूक्लियस की तरह काम करता है वो है Cas3 न्यूक्लियस, ठीक है, वो है Cas3 न्यूक्लियस, है ना। और अगर इंडोराइबो न्यूक्लियस यानी कि अगर आरएनए है हमारे पास तो होगा हमारे पास Cas6 राइबो न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस डीएनए है तो Cas3 और आरएनए है तो Cas6 राइबो न्यूक्लियस। पैम इंडिपेंडेंट टाइप 3 में हमारा Cas6 राइबो न्यूक्लियस और Cas6 इंडो न्यूक्लियस दोनों रहते हैं। तो मेजर जो हमारा प्लेयर है, चाहे वो राइबो के लिए हो या न्यूक्लियस हो, नॉर्मली ये दोनों ही हमको Cas6 देखने को मिलते हैं, और ये पैम इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारे पास पैम डिपेंडेंट, और इसके साथ साथ ये एक और एडिशनल सीक्वेंस को यूज करता है और एडिशनल आरएनए को यूज करता है, उसको हम कहते हैं ट्रैक आरएनए, या हम ये कह लें इसको, अगर हम उसका फुल फॉर्म दें तो ये है स्मॉल ट्रांस नॉन कोडिंग आरएनए। ये एक स्मॉल नॉन ट्रांस कोडिंग आरएनए है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये हमारे टाइप 2 सिस्टम में यूज हो रहा है। ये आ कहाँ से रहा है? बेसिकली जो हमारे ये एरिया आपको जो देखने को मिल रहा है आपके क्रिस्पार का, इस क्रिस्पार में इस स्पेसर के साथ यहाँ से जब आरएनए बन रहा है इन क्रिस्पार को यूज करके, तो इस ही आरएनए में स्पेसर के साथ साथ आपको एक नॉन कोडिंग आरएनए भी साथ में एक्सप्रेस होता मिल रहा है, जो कि सिर्फ एक एडिशनल सीक्वेंस का काम कर रहा है। तो हुआ क्या, अभी क्या था, जब आपको फॉरेन डीएनए पता करना था तो वहां पे आपने पैम यूज कर लिया। अब आपको ये पता करना है कि ये जो इंडोराइबोन्यूक्लियस सीक्वेंस है ये हमारा ही सीक्वेंस है, तो वहां पे आपने एक एडिशनल आरएनए ऐड कर दिया जिसको हम कहते हैं ट्रैक आरएनए, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें पता है कि ये ट्रैक आरएनए हमको मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे जरूरी टाइप है, क्योंकि आपको यहाँ पे अंदाजा लग ही गया होगा कि इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो Cas9 डिपेंडेंट होती हैं। Cas9 डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं, यानी कि इसमें जो इंडोराइबोन्यूक्लियस है वो कौन सा है, या जो राइबोन्यूक्लियस है वो कौन सा है, जो न्यूक्लियस है वो कौन सा है, वो है Cas9। तो जब क्रिस्पार सिस्टम यूज करेगा टाइप 2 रिएक्शन को, तब हम उसे बोलेंगे क्रिस्पार Cas9 सिस्टम, वरना हम उसे बोलेंगे क्रिस्पार Cas सिस्टम। तो आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्पार Cas9 सिस्टम क्या है और क्रिस्पार Cas सिस्टम क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से इस टेक्निक को यूज किया जाता है जीनोम एडिटिंग के लिए। कैसे, हमको ये पता चल चुका है कि हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से टारगेट करके हम जो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है उसकी मदद से जो हमारा सीक्वेंस है उसको, जो डीएनए की सीक्वेंस है, फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस है, उसके साथ बदल सकते हैं, है ना। तो इसको हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। लेकिन
अभी जनरली इतना आपके लिए काफ़ी, इतना पूछा जाता है ना। इसका जो बेसिक था, इसकी जो कहानी थी वो हमें समझ में आई होप आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पता है कि क्या करना है, आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, उसका आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी, सभी टेक्निक अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, मज़े करते रहिए, प्रैक्टिस भी करेंगे इस बार हम लोग, है ना। ओके, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।